Good morning, students. I am your social science teacher Sushmita ma'am. Today we will learn our lesson number 3, that is Indian Constitution. Haley, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on television with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka. Who will win the World Cup? India or Sri Lanka? Sri Lanka had put up a challenging target for India to achieve, but with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. Everyone was rejoicing in victory. Haley said to her mother while watching TV, Mummy, the previous match between England and India resulted in a tie. What does that mean? Neetaben said, Haley, for a popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules. A tie in a match means that both the teams have an equal score. Even the games like football, hockey, kabaddi, etc. have their own sets of rules. In a game has so many rules, then to run the administration of a population nation, we surely require well-framed rules. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या? इंडियन यानी भारत का संविधान। एक यहाँ पर एक स्टोरी है, एक छोटा सा कहानी। हेली, प्रियांशी और सचिन करके जो तीनों बच्चे हैं वो फाइनल मैच देख रहे हैं वर्ल्ड कप का 2011 में अपने टीवी पर। अब वो जब देखते हैं तब वो देख रहे हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग गेम होता जा रहा था। अब उसमें बहुत ही चैलेंजिंग टारगेट श्रीलंका ने बनाया था और उसके जो इंडिया के जो कैप्टन हैं वो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया और उस मैच को जीत गए। वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। अब वो सभी बहुत ही खुशी से झूम रहे थे। तब हेली करके एक लड़की थी, उसने अपनी मम्मी को पूछा कि जो इसके पहले का जो गेम था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, वो दोनों टाई हो गया था, तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका मतलब क्या होता है? तो नीताबेन करके जो एक आंटी थी उन्होंने कहा कि हाँ, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए रूल्स चाहिए हमें, क्योंकि सारा वर्क सिस्टमेटिक होना चाहिए, किसी भी तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से उसे स्मूथली रन करने के लिए। वैसे ही किसी भी नेशन को चलाने के लिए हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही चाहिए। Now we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic, public, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the Indian individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब ये एक प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये एक नियम लागू होने से पहले हमने एक फ्रेम किया था कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे सोवर्निटी सोसाइटी होनी चाहिए, यानी सभी को इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सभी को राइट होना चाहिए कि वो अपना नेता है वो खुद चुने, हमें इंसाफ करने के लिए, हमें जस्टिस के लिए हमें बोलना चाहिए। देन हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, किसी भी गॉड को वर्शिप कर सकते हैं, सभी को एक समान ही हमें राइट्स मिलना चाहिए। देन यूनिटी, सभी एक साथ मिल के रहने चाहिए। अब ये सब कुछ फॉर्म हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, उस दिन हमने निर्णय लिया कि हाँ, अब से हमें इसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कौन सा 26 जनवरी 1950 को ये अच्छी तरीके से, ये जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमने अच्छी तरीके से अमल में लिया। अ सिस्टमेटिक कंप्लीशन of set of rules to run the government of a country is known as constitution of the country.
अब किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को हम किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए बनाते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन फॉर्म। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रियम्बल। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल्स और रेगुलेशन लिखे होने चाहिए या फिर तो कहीं पर रिकॉर्ड किए होने चाहिए। अब जो हमारा संविधान है वो सबसे पहले प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बना? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एक्सेट्रा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें क्या दिखा रहा है? ये नेशनल गोल्स यानी किसी भी देश का जो एक एम होता है कि उसमें सभी डेमोक्रेसी यानी सभी को सारे हक मिले, सोशलिज्म उसे वो कुछ भी कर सकता है, सेकुलरिज्म यानी वो कोई भी रिलीजन को अपना सकता है, और यूनिटी यानी सभी एकजुट होकर बन के रह सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड। इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी और कब से वो स्टार्ट किया था वर्क करना? 9 दिसंबर 1946 से। The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. Prominent and distinguished यानी ऐसे leaders जो बहुत ही अच्छी तरीके से या फिर respectful person जिसे हम कह सकते हैं, उनसे ये पूरा Constituent of Assembly बना था। Their political visions and foresight was incorporated in the Constitution. उनकी तो दूर की जो दृष्टि थी यानी आगे का फ्यूचर का देखने के बाद ही उन्होंने कुछ अनुमान ऐसे लगाए जिसे हम आज भी उसको अच्छी तरीके से हमारा जो देश है वो चल रहा है। यानी उनको बहुत ही अच्छे से अनुमान करते थे कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा। अब ये कुछ बहुत ही नामी दामी जो नेम्स है लीडर्स के, ये हम हमेशा सुनते ही रहते हैं। ये वही सारे लीडर्स हैं जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की। प्रोवाइडेड दैट गाइडेंस यानी उन्होंने बहुत सारा इसमें गाइडेंस दिया अपना। फ्रैंक एंटनी रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी and H.P. Modi represent the Parsi community. The committee had various constitution scholars like Aladi Krishna Swami Iyer, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi etc. अब इसमें भी दो कम्युनिटी बना गए। एक एल्गो इंडियन कम्युनिटी बनाया गया जिसके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? फ्रैंक एंटोनी। एंड H.P. मोदी करके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने पारसी कम्युनिटी बनाई। और इसमें कुछ बहुत ही जाने माने बहुत ही विद्वान व्यक्तियों ने काम किया। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. Ambedkar and K.M. Munshi etc. There were female members like Sarojini Naidu and Vijaya Lakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly. अब इसमें महिला भी थी जिसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। अब इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको उस असेंबली के प्रेसिडेंट चुना गया था। देयर वर अ नंबर ऑफ सब कमिटी टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे सब डिवीज़न किए गए थे जिससे उनको अलग अलग काम सौंपा जाए। The drafting committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave to the constitution its final shape. अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो हेड उनके थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने उसको एक फाइनल शेप दिया। टोटल 166 members meeting were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. अब उसमें 166 मीटिंग किए गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में।
On 26 November 1949, the committee passed the constitution which was enforced on 26 January 1950. और 26 नवंबर 1944 को ये जो कमिटी है उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन पास किया और उसके बस एनफोर्स यानी कब से वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? वॉट इफ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या होगा? नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बिना चल ही नहीं सकती। A constitution serves many objectives. It is a document which finally waves the ethos and ideas of our country. अब ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जिससे किसी भी कंट्री का कल्चर, आइडियाज, इथोस, मॉरल वो सब झलकता है। It tells about the kind of government our country would have. कौन से टाइप का गवर्नमेंट जो कंट्री है वो इम्प्लीमेंट करेगा। How to run the administration of our country. हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारा जो वर्क है उसको कैसे करके चलाएंगे। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट अवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिहाफ। अब डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसमें जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको वोट करने का अधिकार दिया जाता है जिससे वो गवर्नमेंट का जो भी काम है वो हमारे बिहाफ में उनके पास से कराएंगे। However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders. अब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो लीडर्स है वो कुछ किसी भी पावर का मिसयूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अब कुछ साइलेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक रूल। इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जनरल इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 years। अब इंडिया जो है उन्होंने कौन से सिस्टम गवर्नमेंट का यूज़ किया है? डेमोक्रेटिक। अब हर साल 5 साल के बाद वोटिंग किया जाता है, इलेक्शन हेल्ड होता है। सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। अब 18 साल के ऊपर के जो एज ग्रुप होते हैं वही वोट कर सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। हम डेमोक्रेसी इमेजिन ही नहीं कर सकते जब तक हम इलेक्शन हेल्ड ना हो। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। अब पूरे कंट्री में सभी को हक होता है कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद सिलेक्ट करे। एनी वोटर्स ऑफ कंट्री कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन इररेस्पेक्टिवली ऑफ हिज और हर रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर। अब उसमें कोई भी कास्ट नहीं देखा जाता, ना ही जेंडर देखा जाता है, ना ही क्लास देखा जाता है। जो वोटर है वो सभी के लिए इक्वल है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल्स फॉर 5 years। और जो जीतता है उस इलेक्शन में वो 5 साल तक उस गवर्नमेंट में रूल करता है। एवरी सिटीजन एंजॉयज द फ्रीडम ऑफ फ्लो रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट। अब उस कंट्री के सिटीज़न को इतना फ्रीडम होता है कि वो किसी भी टाइप का रिलीजन अपना सकता है अपनी चॉइस से, और उनको बोलने का, एक्सप्रेस करने का, अपने जो विचार है वो किसी के सामने प्रकट करने का भी हक होता है। देन सेकेंड इज सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर नेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म द नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन इन इट्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब सेक्युलर नेशन यानी क्या? कोई भी गवर्नमेंट किसी को भी नियम उनसे बांध के नहीं रखता है कि आप इसी रिलीजन को मानेंगे और इसी को ही आपको मानना पड़ेगा, वैसे कोई ही फोर्स नहीं किया जाता है। सिटीजन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेंट और रिलीजन। अब जो नागरिक है वो उससे कहीं से भी दबाव नहीं दिया जाता कि आपको यही चीज़ माननी होगी, तो यही रिलीजन्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो आपको मानना ही होगा। Every citizen enjoys the right to flow and propagate the religion of his choice। अब किसी भी सिटीजन, नागरिक को हक है कि वो कोई भी रिलीजन अपनी चॉइस से वो अपना सके। Republic। Republic means a government that obtains power from people directly or indirectly. We have adopted a democratic republic system of government, which means that the power are not limited in the hands of few privileged people, rather it is accessible to all the citizens irrespective of their caste, class, religion और जनरल। अब रिपब्लिक यानी क्या?
रिपब्लिक यानी वो जो पावर्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल के हाथों में होता है, यानी नागरिकों के हाथों में होता है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि इसी ओहदे को यही इंसान चलाएगा, या फिर इसी कास्ट के या फिर इसी क्लास के इसी रिलीजन के इंसान जो है इस गद्दी पर या फिर यहाँ पर रूल करेगा। हियर आर सम चार्ट ऑफ लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट के 3 डिवीज़न हो रहे हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर में क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, उसके नीचे जो होता है लोकसभा और राज्यसभा। एक्सिक्यूटिव यानी जो लॉज को एक्सिक्यूट करता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दैन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, यानी किसी भी चीज़ का गलत हो, रूल्स और रेगुलेशन को ब्रेक करे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकता है। दैन स्टेट गवर्नमेंट, फर्स्ट इज गवर्नर, उसके नीचे 3 डिवीज़न है, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जुडिशरी, हाई कोर्ट। देन लेजिस्लेचर के नीचे स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड विधान परिषद। देन एक्सिक्यूटिव में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब यहाँ पर आप 3 डिवीज़न देख सकते हो। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ पर डिसीजन कुछ लेंगे, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। देन जो एक्सिक्यूटिव है उसमें फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है पंचायत, यानी पंचायत कहाँ पर होते हैं, विलेज में होते हैं, वहाँ पर वो कुछ डिस्कस करेंगे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे। वैसे ही म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल बोर्ड्स, यानी ये जो टाउन्स होते हैं, छोटे सिटीज़ होते हैं, वो उनकी जो भी कंप्लेंट्स होंगे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर पहुँचाएंगे। बाद में वो एक्सिक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर, वहाँ तक उनकी जो भी क्वायरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। वैसे ही सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी जो नॉर्मल कोर्ट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे जो सिविल छोटे छोटे जो केसेस होते हैं वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाता है, देन वहाँ से वो हाई कोर्ट तक पहुँचाते हैं। Legislature, executive and judiciary are the organs of the government. Legislature makes laws, executive with the help of civil service officers implements the laws, and judiciary makes people follow the law and does the work of providing justice. अब लेजिस्लेचर क्या है, एक्सिक्यूटिव क्या है, और जुडिशरी। अब लेजिस्लेशन यानी लेजिस्लेचर जो रूल्स बनाते हैं, लॉज, नियम कानून बनाते हैं। एक्सिक्यूटिव यानी उनको अच्छी तरह से फॉलो करवाते हैं, और जुडिशरी यानी जो हमें फॉलो करवाने के लिए जो लॉ बंधन दिए गए हैं उसके ऊपर वर्क करना सिखाते हैं। देन फेडरल स्टेट, इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज। अब इंडिया जो है वो फेडरल स्टेट है, वो डिवीज़न करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करने में। देयर आर 3 सच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द concurrent लिस्ट। लॉ फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू एंटायर नेशन। अब इसमें जो 3 डिवीज़न होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent लिस्ट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज फ्रेम करता है वो पूरे नेशन को एप्लीकेबल होता है, उनको वो मानना ही पड़ता है। Fundamental rights. Fundamental rights of Indian citizens are provided by the Constitution of India that was adopted on the 26th of November in the year 1949. अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन सिटीजन के यानी आम नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए। अब ये कब एडॉप्ट किया गया था, 26th of November in 1949 में, बट वॉज पुट इन यूज़ ऑन 26th ऑफ जनवरी 1950। और इसको कब से स्टार्ट किया गया था वर्क में, 26 जनवरी 1950 को। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन ग्रांटली दैट द रेसिडेंट ऑफ द लैंड कैन बी लीड टू अ पीसफुल लाइफ एज लॉन्ग एज दे इनहेबिट द कंट्री। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब जो फंडामेंटल जो राइट्स है वो सभी
जो भी इस देश में रहता है उन सब के लिए है कि वो पीसफुली रहे, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब वो जब तक इस कंट्री में रहते हैं तब तक। अब ये जो नियम है, इसमें जो भी राइट्स है, ये सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सिमिलर ही होता है। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स इंक्लूड द फॉलोइंग: इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब जो भी नियम कानून है वो सभी के लिए एक जैसे ही हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, उनको बहुत ही आराम से किसी भी असेंबली में वो जाते हैं, वहाँ पर उनको पीस चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उनमें फ्रीडम होनी चाहिए, को मिलती है कि वो कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं जो उनके नियम के हिसाब से हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। अब इसमें भी उनको जो छोटे मोटे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, राइट्स होते हैं।